हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मैं प्रिंस द्विवेदी आज से क्लास 9th की सिविक्स की वीडियोस अपलोड करने वाला हूं और जो कि ये वीडियोस हेल्प करेंगी यूपीएससी स्टूडेंट्स को, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेसिक पढ़ना चाहते हैं। बेसिक पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करना पड़ता है, तो हम एनसीईआरटी क्लास 9th की ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर की, और इसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ये क्लास 9th वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियो है और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज से हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और अब रेगुलरली मैं क्लास 9th की वीडियोस अपलोड करूँगा सिविक्स की। तो आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेमोक्रेसी क्या होती है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी क्यों होती है। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि पिछले 100 सालों में ये देखा गया है कि जो डेमोक्रेसी है वो बहुत पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे पॉपुलर रही है। और आज जिन कंट्रियों में डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है वो भी क्या कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, और जो डेमोक्रेसी होती है उसमें सुप्रीम पावर जो होता है, मतलब सबसे ज़्यादा शक्ति जो होती है डेमोक्रेसी में, वो लोगों के हाथों में होती है। ठीक है, सिटीजन्स के हाथों में होती है और वो जो सरकार होती है वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि लोग ही सरकार को चुनते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन ने जिसको हम यूएन बोलते हैं, यूएन ने 15 सितंबर को क्या अनाउंस किया है, डिक्लेयर किया है कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी डिक्लेयर किया है कि हर 15 सितंबर को हम क्या मनाएंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दिवस। ठीक है ना, 15 सितंबर को मनाना है। तो अब बात आती है कि डेमोक्रेसी होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर अब हम बात करें कि डेमोक्रेसी होती क्या है, तो डेमोक्रेसी जो होती है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनती है। एक पहला ग्रीक वर्ड है डेमोस और कृतिका। जब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, जब ऐड कर देते हैं, तो इससे बनता है डेमोस प्लस कृतिया इक्वल टू डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है अथॉरिटी ऑफ द पीपल, या फिर लोगों की शक्ति या पावर ऑफ द पीपल। तो डेमोस का मतलब होता है पीपल, ठीक है, और क्रेतिया का मतलब होता है पावर। ठीक है, तो डेमोस प्लस क्रेतिया मीन्स पावर ऑफ द पीपल या फिर अथॉरिटी ऑफ द पीपल। मतलब डेमोक्रेसी मतलब ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे पावर जो होता है वो टोटली इन द हैंड ऑफ द पीपल होता है, लोगों के हाथ में होता है, उस कंट्री के सिटीजन्स के हाथ में पावर होता है। सिटीजन्स ही क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है। तो ये हो गई डेमोक्रेसी। ध्यान रखिएगा, डेमोस प्लस क्रेतिया दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोस मीन्स पीपल और क्रेतिया मीन्स पावर, अथॉरिटी ऑफ द पीपल। तो अब देखिए, ये जो वर्ड टुगेदर, जब ये वर्डों को साथ में जोड़ दिया जाता है डेमोस प्लस क्रेतिया, तो इसका मतलब हो जाता है अथॉरिटी ऑफ द पीपल, या फिर बोल सकते हैं द पावर ऑफ द पीपल। और डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे रूलिंग पावर किसके पास होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। मतलब मैंने आपको बताया कि पावर लोगों के हाथ में होता है, लेकिन लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, एक आदमी को चुनते हैं कि हमारे ऊपर हमारे देश के सारे फैसले कौन लेगा। जैसे भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, एज द रिप्रेजेंटेटिव चुना है कि वो हम सब के डिसीजन लेंगे, तो वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है ना, तो ऐसा ही होता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो रूलिंग पावर होती है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होती है। ठीक है, और गवर्नमेंट जो होती है, जो सरकार होती है, वो इन लोगों के प्रति आंसरेबल होती है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी काम कर रही है तो अगर लोग उससे मीन्स क्वेश्चन करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, किसके वेलफेयर के लिए किया, तो जो गवर्नमेंट होगी वो आंसरेबल होगी। ठीक है ना, मतलब वो जवाब देगी कि हाँ हमने किसके लिए किया और क्यों किया। क्लियर है ये बात। अब बात आती है कि कुछ डिफिनीशन है। ठीक है ना,
अलग अलग प्रोफेसर ने अलग अलग डेमोक्रेसी की डिफिनीशन दी है, तो उस डेफिनीशन को हम देख लेते हैं। तो जैसे एक प्रोफेसर शैले हैं, प्रोफेसर शीले, उनके हिसाब से क्या बोला गया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बुक में भी आपके लिखा है कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज शेयर। मतलब कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सबका हिस्सा है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें एवरीवन हैज अ शेयर। ये किसके द्वारा बोला गया, प्रोफेसर शीले के द्वारा। ऐसे ही हमारे जो दूसरे प्रोफेसर हैं वो डाइसी हैं, इनके हिसाब से क्या बोला गया कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें गवर्निंग बॉडी इज़ कम्प्लीटली लार्ज फंक्शन ऑफ द इंटायर नेशन। मतलब कि जो गवर्निंग बॉडी होती है वो पूरे नेशन की, पूरे देश की क्या करती है, फंक्शन करती है, काम करती है। क्लियर है। ऐसे ही लॉर्ड बेरेस हैं, उनके हिसाब से डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलिंग पावर ऑफ द स्टेट इज लीगली वेस्टेड नॉट इन एनी पर्टिकुलर क्लास और क्लासेस बट इन द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एज अ होल। कहने का मतलब कि लॉर्ड ब्राइस के हिसाब से जो डेमोक्रेसी है वो एक ऐसी सरकार है जिसमें जो पावर होती है वो किसी पर्टिकुलर क्लास के हाथ पे नहीं है, मतलब किसी एक सोसाइटी के किसी एक क्लास के हाथ पे नहीं है, वो एक कम्युनिटी के हाथ में है, ग्रुप ऑफ पीपल के हाथ में है, जिससे कि सबका वेलफेयर हो सके, सबकी भलाई के लिए काम किया जा सके। ठीक है। लेकिन जितने भी प्रोफेसर ने इसकी डिफिनीशन दी है डेमोक्रेसी की, सबसे जो इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेसी की डिफिनीशन है वो दी गई है अब्राहम लिंकन के द्वारा। इनको आप जानते ही होंगे, इनके द्वारा दी गई डेमोक्रेसी की डिफिनीशन सबको पता है, सबकी बुक में लिखी होती है, और आपसे भी अगर कोई पूछता है तो आपको भी यही बतानी है। अब इन्होंने कहा क्या कि अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कहने का मतलब कि जो सरकार है वो लोगों के लिए है, लोगों से है और लोगों द्वारा है। मतलब कि जो सरकार है वो पूरी तरह से लोगों के लिए ही काम करेगी। ये डिफिनीशन दी गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा। क्लियर है। तो आफ्टर सीइंग ऑल दिस डिफिनीशन, ये सब डिफिनीशन देखने के बाद हमको क्या पता चलता है कि जो डेमोक्रेसी में अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है, जो मतलब शक्ति का जो एक अल्टीमेट सोर्स है, वो कौन है, वो पीपल है, लोग हैं। दे मेक द यूज़ ऑफ देयर पावर थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। वो अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से। ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव जिसको लोग चुनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से ही अपने पावर को यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया। तो अब बात आती है कि डेमोक्रेसी तो हमने पढ़ लिया, डेमोक्रेसी की डिफिनीशन भी पढ़ ली। अब बात आती है कि डेमोक्रेसी होते कितने प्रकार के हैं। तो बात की जाए तो डेमोक्रेसी 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो चलिए हम जल्दी से बात कर लेते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी की। तो देखिए, ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये सबसे पुरानी और रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है ना। इसमें जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं कंट्री के अफेयर्स में। देखिए, डायरेक्ट का मतलब ही क्या है, डायरेक्टली। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, ठीक है, और रियल डेमोक्रेसी है, और इसमें लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं कंट्री के किसी भी पॉलिटिकल वर्क में। लोग डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर हो गया। अब ऐसी डेमोक्रेसी कब होती थी, एंशियंट में होती थी, एंशियंट ग्रीक सिटीज़ में होती थी, मतलब पुराने समय में होती थी। अभी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये एक छोटे लेवल के लिए है। ठीक है ना। जहाँ मान लीजिए 100 या 50 लोग हैं, वहाँ पे 100 या 50 लोग इकट्ठे होके टुगेदर होके क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, जैसे भारत जैसा देश है, इंडिया, कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो क्या अगर कोई पॉलिटिकल काम करना है तो अगर एक एक आदमी से उसकी डिसीजन पूछी जाएगी, उसकी सजेशन पूछी जाएगी, राय पूछी जाएगी, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इतने बड़े कंट्री में, इतने वर्स पॉपुलस कंट्री में ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये स्मॉल पॉपुलेशन में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये पहले हुआ करती थी एंशियंट ग्रीक स्टेट्स में। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर हम बात करें तो दूसरी डेमोक्रेसी को, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी में जो लोग होते हैं वो अपना
रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं किस बेसिस पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब आपको पता ही होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होती है, जिसमें हर व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है वो वोट डालेगा और वो जिसको भी अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहता है उसको इलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो यही होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्ट करते हैं और वही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी काम करते हैं तो दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल दैट वाई दे आर डूइंग दैट वर्क एंड फॉर whom वेलफेयर दे आर डूइंग, किसके भलाई के लिए वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो डेमोक्रेसी है वो कहाँ कहाँ है? तो इंडिया में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही है, ठीक है। और हमारे इंग्लैंड पर ही है, जिसने हमारे ऊपर कितने सालों तक रूल किया, जिसको हम ब्रिटेन इंग्लैंड बोलते हैं। तो इंग्लैंड में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यूएसए, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हो आप, वहाँ पर भी क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। फ्रांस में भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और जापान में भी क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। क्लियर हो गया यहाँ? ये दो डेमोक्रेसी, काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमने दो प्रकार की डेमोक्रेसी को तो पढ़ लिया, लेकिन अगर हम इकोनॉमिक के बेसिस पे बात करें तो दो प्रकार की डेमोक्रेसी और होती हैं। अगर हम इकोनॉमिक के बेसिस पे बात करें तो वो कौन सी होती है? पहली होती है कम्युनिस्टिक, या फिर हम पीपल्स डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ पीडी, ठीक है ना। पीपल्स डेमोक्रेसी भी हम इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या करती हैं? ये लोगों के पर्सनल लिबर्टीज़ एंड राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है ना। ये रियल डेमोक्रेसी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये बोलती हैं कि हम लोगों के लिबर्टीज़ को, मतलब आज़ादी को और उनके अधिकारों को, राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए हम रियल डेमोक्रेसी हैं। क्लियर है? और ये पीपल्स डेमोक्रेसी में या कम्युनिस्टिक में बोल सकें हम तो क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होता है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर पब्लिक कंट्रोल होता है। जो प्रोडक्शन होता है और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है वो अंडर पब्लिक कंट्रोल होता है, मतलब लोगों की कंट्रोल में होता है, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो मतलब प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है ना, जो प्रोडक्शन, जो एम होता है, जो प्रोडक्शन करने का उद्देश्य होता है वो सोशल नीड को पूरा करने के लिए, मतलब समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होता है, ना कि प्रॉफिट के। ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिस्टिक में प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाता है, ठीक है। नो प्रॉफिट, क्लियर है? नो प्रॉफिट, कम्युनिस्टिक में प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाता, बल्कि समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए आगे इसी में देख लेते हैं क्या है इसमें। एवरी इंडिविजुअल को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। और मतलब कौन कौन सी जो कंट्रीज़ हैं ये इस डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं? तो चाइना और जो क्यूबा हैं वो कम्युनिस्टिक या फिर पीपल्स डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए दूसरे हम जो इकोनॉमिक के बेसिस पे दूसरी डेमोक्रेसी है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और दूसरी है कैपिटलिस्टिक, ठीक है ना। इसको मेनली इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसए, जापान और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जो इसको फॉलो करती हैं। मतलब कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी कौन फॉलो करता है? इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, जापान और बहुत सारी कंट्रीज़ उसको फॉलो करती हैं, और इसको एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया? और इसमें मेनली प्रॉफिट की बात की जाती है। ध्यान रखिएगा, पिछले वाले में हमने पढ़ा है कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इसमें नो प्रॉफिट, ठीक है ना, इसमें प्रॉफिट के लिए नहीं, सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए बात की जाती है। लेकिन कैपिटलिस्टिक में प्रॉफिट के लिए काम किया जाता है। कैपिटलिस्टिक डेमोक्रेसी को लिबरल डेमोक्रेसी में भी बोलते हैं। और इसमें जो होता है, मतलब कैपिटलिस्टिक में या फिर लिबरल डेमोक्रेसी की बात करें तो इसमें जो लोग होते हैं वो वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम को एंजॉय करते हैं, इनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती है, एक्सप्रेशन होता है अपनी ओपिनियन रखने का, ठीक है ना, अपनी ओपिनियन को वो रख सकते हैं, ठीक है। और जो ओनरशिप होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, फ्री ट्रेड का, ओपन कॉम्पिटिशन का, इसको भी प्रोटेक्ट किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ तक हमने
क्लियर कर लिया कि इकोनॉमिक के बेसिस पे भी दो होती हैं, कैपिटलिस्टिक और कम्युनिस्टिक। तो कैपिटलिस्टिक में एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंडिविजुअल इंजॉयड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम, मतलब बहुत सारे जो राजनीतिक फ्रीडम है, ठीक है ना, पॉलिटिकल फ्रीडम है, उसको इंडिविजुअल फॉलो करता है। इसमें फ्री ट्रेड, प्राइवेट ट्रेड और ओपन कंपटीशन को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं क्या हमको पढ़ना है। तो आगे हमको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ना। अब मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं डेमोक्रेसी की, फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला फीचर है सवर्निटी विद द पीपल। कहने का मतलब कि सवर्निटी का हिंदी मतलब होता है संप्रभुत्व, मतलब कि जो सुप्रीम पावर है डेमोक्रेसी में, ठीक है ना, डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर किसके पास होती है? लोगों के पास होती है। तो इसमें ये कहने का मतलब है पहले पॉइंट में कि डेमोक्रेसी में सारी पावर लोगों के हाथ में होती है, जो कि अगर गवर्नमेंट को किसी भी पावर को मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर इंजॉय करना है, ठीक है ना, तो लोगों के पास वो पावर होती है। और जो गवर्नमेंट होती है उसमें गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आंसरेबल होती है। क्लियर है? सवर्निटी विद द पीपल कहने का मतलब शॉर्ट फॉर्म में कि डेमोक्रेसी में जो सुप्रीम पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है, इतना ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं तो लिबर्टी। लिबर्टी को हम एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं डेमोक्रेसी का, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डेमोक्रेसी का। और इसमें क्या होता है, एवरीबडी इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज हर ओपिनियन। अपना मतलब जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस करने के लिए फ्री है, मतलब कि वो अपना सुझाव दे सकता है, वो कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, किसी पर भी भरोसा कर सकता है, ठीक है ना, कोई भी वो ऑक्यूपेशन कर सकता है, ठीक है ना, मतलब उसको लिबर्टी है, कुछ भी करने की लिबर्टी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब आपको पूरी आज़ादी दे दी गई है तो आप किसी को मारो पीटो, ऐसा नहीं है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट कुछ मतलब लिबर्टी भी दी गई है कि आप, सरकार अगर गलत काम कर रही है तो सरकार की बुराइयां भी कर सकती हैं, ठीक है। और ये जो लिबर्टी होता है ये ओवरऑल डेवलपमेंट अटेन करने का एक बहुत अच्छा मीन्स है, ठीक है ना, एक माध्यम है जिससे सबको डेवलपमेंट मिलता है, ठीक है, सबका विकास होता है, ठीक है। ये लिबर्टी हो गया। अब तीसरी बात करते हैं इक्वलिटी की। इक्वलिटी आपको पता ही है हिंदी में समानता, ठीक है। ये भी एक पिलर है डेमोक्रेसी का, बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। इसमें इक्वलिटी मतलब कि सबको बराबर मतलब प्रिविलेज मिलनी चाहिए, सबको बराबर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एवरीबडी इंजॉयज इक्वल स्टेटस एंड देयर शुड बी अ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रीजन, ठीक है। मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, या कलर के बेसिस पे कि आप गोरे हो या काले हो, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही है इक्वलिटी, ठीक है ना। अब चौथा बात आती है कि फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी को हिंदी में बोलते हैं भाईचारा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में भी मेंशन है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, भाईचारा कब रहेगा? जब सब बराबर रहेंगे, ठीक है ना, जब सबके पास बराबर रहेगा तो सब अच्छे से रहेंगे। अगर सबके अंदर इक्वलिटी नहीं रहेगी, सबको इक्वलिटी नहीं मिलेगी तो आपस में ही लड़ेंगे, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि फ्रेटर्निटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इक्वलिटी, ठीक है ना। फ्रेटर्निटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इक्वलिटी। और ये एक म्यूचुअल गुडविल होता है, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे के भले के लिए, ठीक है ना। पर्पस ऑफ गिविंग जो इक्वल राइट्स है, मतलब जो इक्वल बराबर अधिकार देने का जो पर्पस है वो इसीलिए है कि लोगों में म्यूचुअल गुडविल रहे और लोग भाईचारे के साथ रहें, ठीक है। और ये जो फ्रेटर्निटी होती है ये देश को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। क्लियर है? तो यहाँ पे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट मैं कुछ ही कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप बुक में पढ़ोगे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आपको ये वीडियो देखने के बाद बस सिर्फ एक बार बुक रीडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अब अगली बात करते हैं, जो अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जुडिशरी का मतलब कि जो न्याय करेगी, जैसे जो कोर्ट होती हैं उनको जुडिशरी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए है कि अगर मान लीजिए किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है,
दो लोगों के बीच में अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उनके बीच में उस कॉन्फ्लिक्ट को इंटरमीडिएट कौन करेगा, समझौता कौन करवाएगा, तो जुडिशरी करवाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी में हमेशा इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। ठीक है ना, मतलब कि जुडिशरी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बना सकता। अगर देश का प्रधानमंत्री के ऊपर भी केस किया गया है तो जो जजेस हैं उनके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आप उसके पक्ष में या फिर उसके फेवर में आप अपना ऑर्डर सुनाएं। जो सही लगेगा जज को, जज वही फैसला सुनाएगा। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो जुडिशरी का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रेगुलर इलेक्शन। आप सबको पता है हमारे इंडिया में रेगुलर इलेक्शन होता है हर 5 साल बाद। तो यही होता है कि रेगुलर इलेक्शन के कारण जो होता है एक गवर्नमेंट, मतलब सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से लोग खुश नहीं हैं तो अगले इलेक्शन में वो जिसको चाहते हैं वो उसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, उसको देश का एडमिनिस्ट्रेटर बना सकते हैं। क्लियर है। तो आज हमने ये डिस्कस कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब बात आती है कि हमें डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी की ज़रूरत हमें क्यों है ये देखने के लिए हमको एक एग्ज़ाम्पल पढ़ना पड़ेगा जो कि चाइनाज़ फेमाइन का एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, ये 1958 की बात है। 1958 से लेकर 61 तक चाइना में अकाल पड़ा था जिसको हम फेमाइन बोल सकते हैं। ठीक है, इसके कारण ये सबसे भयानक, आज तक दुनिया में जितने अकाल पड़े इसको सबसे भयानक अकाल माना गया, फेमाइन माना गया। और ये इतना बड़ा था कि पूरे इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री में आज तक कभी नहीं हुआ। इसीलिए बोला जाता है कि जो इतना बड़ा अकाल हुआ, फेमाइन पड़ा, वो आज तक किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हुआ। और दूसरी चीज़ ये मानी जाती है कि जो डेमोक्रेटिक डिसीजन है वो ऑलवेज इन्वॉल्व करती है मैनी पीपल, ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पीपल, मतलब लोग बहुत ज़्यादा संख्या में लोग डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, जब ज़्यादा लोग डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा लोग किसी को चेक करेंगे तो वहाँ पे गलतियाँ कम होंगी, थोड़ा टाइम लगेगा बट जो मिस्टेक्स होंगी वो कम होंगी। और तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो बहुत सारे लैंग्वेजेस और बहुत सारे, मतलब बोल सकते हो आप, डाइवर्सिटी वाला भरा कंट्री है। डेमोक्रेसी भी जहाँ भी होती है वहाँ डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं लोगों द्वारा, बहुत सारे रीजन्स में लोग रहते हैं। तो ये भी एक डेमोक्रेसी इसलिए भी मानी जाती है। और डेमोक्रेसी का सबसे इम्पॉर्टेंट, डेमोक्रेसी क्यों होती है, क्योंकि इसमें कोई परमानेंट विनर नहीं होता और परमानेंट लूज़र भी नहीं होता। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया अभी कि यहाँ पे रेगुलर इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शन होते हैं। और इलेक्शन होने के कारण सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलता है, जिससे अगर आप आज हारे हो तो कल आप जीत भी सकते हो। यहाँ पे कोई परमानेंट विनर और कोई परमानेंट लूज़र नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, आज ये हमारा लास्ट टॉपिक है और ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है, इसलिए हम वीडियो को शॉर्ट ही रखेंगे, क्योंकि आप लोग लंबी वीडियो देखते नहीं हो, इसलिए मैं शॉर्ट ही वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। और ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फ़ायदे क्या हैं? तो ऐसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन हमने कुछ ही लिखे हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला फ़ायदा क्या है कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। अब देखिए, डेमोक्रेसी में मैंने आपको बताया कि जो सरकार चुनी जाती है वो लोगों द्वारा चुनी जाती है। और अब्राहम लिंकन की डिफिनीशन से हमको क्या मिलता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फ्रॉम द पीपल, मतलब सरकार जो भी करेगी वो लोगों की इच्छा के अनुसार करेगी, उनके बिल पर करेगी। ठीक है ना, यही चीज़ बोली गई है पहले में कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल, मतलब कि जो डेमोक्रेसी में सरकार होगी वो लोगों की सहमति से कोई काम करेगी। अगर लोग उस कानून से खुश हैं तो वो सरकार उस कानून को लाएगी, अगर लोग खुश नहीं हैं तो उसको वायलेट करना पड़ेगा। क्लियर है, पहला मेरिट हो गया, पहला हमारा फ़ायदा जो डेमोक्रेसी का है वो है। दूसरा है इट सीक द वेलफेयर ऑफ ऑल। डेमोक्रेसी में बात की जाती है पूरे सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हिंदू बस की मतलब वेलफेयर के लिए काम करें और मुस्लिम को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। सोसाइटी के हर एक ग्रुप के लिए
सरकार क्या करती है, काम करती है। यही सबसे ज़्यादा मेरिट है डेमोक्रेसी का। मतलब कि जो एक ओबीसी से बिलोंग करता है, एससी एसटी से बिलोंग करता है, उसके लिए भी, उसके वेलफेयर के लिए भी काम किया जाएगा डेमोक्रेसी में। किसी पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर रीजन के लिए बस नहीं किया जाएगा। क्लियर है। तीसरा क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहने का मतलब कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोगों द्वारा सरकार बनाई जा रही है और सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी, वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर उस काम से कोई भी फ़ायदा होता है तो लोग क्या करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे सरकार को, और अगर कोई घाटा होता है तो उसको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, उसकी बुराई भी करेंगे। तो जो सरकार होती है वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए डेमोक्रेसी का जो थर्ड मेरिट है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना है। ठीक है। चौथा क्या है कि पीपल गेट पॉलिटिकल एजुकेशन। अब इसमें क्या होता है कि लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है। अब ये पॉलिटिकल एजुकेशन कैसे मिलती है? क्या होता है कि लोग फ्री होते हैं अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट अफेयर्स में। क्लियर है। इसीलिए बोला जाता है कि इनको पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है। ठीक है। और ऐसा करने से क्या होता है, जो पॉलिटिकल एजुकेशन होती है उसमें डेवलपमेंट होता है, लोग और ज़्यादा अपने गवर्नमेंट, अपनी कंट्री के बारे में जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और लास्ट हमारा है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन में कि जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन होगा तो हर बार एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम में इलेक्शन होगा, तो किसी भी एक मतलब जो जिसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है वो ऐसा नहीं सोच सकता है कि हम अब तो बन चुके हैं, अब हमको कोई हटा नहीं सकता। ठीक है। अगर वो लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए काम नहीं करता है, वो गलत काम करने लगता है, तो लोग अगले इलेक्शन में उसको हटा सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग उसकी बुराई करते हैं और करप्शन होता है, और जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट को अगली इलेक्शन में उस गवर्नमेंट को जो गलत काम कर रही है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है, उसको अगले इलेक्शन में क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, क्लास 9th की फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अगली वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और भी जितनी चीज़ें बची हैं उसको हम अगली वीडियो में कंप्लीट कवर कर देंगे। तो ये मेरी पहली वीडियो है क्लास 9th की एनसीईआरटी, तो प्लीज़ गाइज इसको ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत जल्द मिलूँगा मैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।